व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? तो बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इसका मतलब क्या होता है? अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तब क्या होगा। ये गई ऐसे, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आती है वो उसी रास्ते से वापस भी चली जाती है, तो ये ऐसे चली जाएगी वापस। ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों जो है वो मिरर के पीछे होता है। अगर आपका आंसर नेगेटिव में आए तो परेशान नहीं होइएगा, वो कॉन्केव मिरर होता है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और इसमें जो भी साइन कन्वेंशन मैंने आप लोगों को बताए हैं उसको हम लोग यूज करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी नेशन, आपका अपना चैनल जिस पे आपको सारे चैप्टर्स का क्लैरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशंस, न्यूमेरिकल्स, सम्स, इक्वेशंस सब कुछ मिलता है। आज हम लोग एक नया चैप्टर लेकर के स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लाइट। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इजी कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आई एम श्योर आपको इसका सारा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप आराम से 8 से 10 नंबर जो भी इस साल सीबीएसई का रिड्यूस सिलेबस है उसमें आ रहा है उसको आप अपनी जेब में कर सकते हो। और इस चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और आपके फ्रेंड्स जिनको आपको लगता है कि ज़रूरत है इसको समझने की, प्लीज़ 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 उसको फॉरवर्ड भी ज़रूर करिए। ओके, सो लेट्स बिगिन विद लाइट। व्हाट इज़ लाइट? लाइट क्या है? अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी। अब कैसे हमको इनेबल करती है सी करने के लिए? सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि ये एक पेड़ है, ठीक है। तो इसकी आंखों से ये एक लाइट रे निकली, यहाँ पे स्ट्राइक करी और फिर इससे बाउंस बैक होकर के वापस हमारी आंख पे आई। हमारी आंख पे जो रेटिना होता है उस पे इसकी इमेज बनी और हमने उसको ट्री को विजुलाइज किया, हमने उसको देख लिया। लाइट का यही काम होता है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो जाती है, एक सरफेस से टकराती है, या हम बोल सकते हैं कि बाउंस बैक होती है। क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये जो प्रोसेस होता है, जो लाइट यहाँ से निकली, लाइट रे यहाँ पे टकराई और फिर यहाँ से वापस आई, इसी को ही हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर मैं रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन अगर लिखूं तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग ए सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड होती है बच्चों लाइट की, इसको ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल आ सकता है आपके एग्जाम में। ओके, अब चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो फिनोमेना है इसको जरा समझते हैं क्या होता है। एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लेते हैं, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? हर वो सरफेस जो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट रे को बाउंस बैक कर दे, कुछ भी एब्जॉर्ब ना करे और उसको वापस भेज दे, उसी को हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। तो हमने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक लाइट रे आती है, स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे चली जाती है। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्शन, हो गया लाइट का। अब इसके टेक्निकल टर्म्स क्या क्या होते हैं जो कि ज़रूरी है आप लोगों के लिए समझना। सबसे पहले हम ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस सरफेस के से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से होकर के गुजरता है, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमारी जो लाइट आ रही है ये इंसिडेंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होने के बाद रे निकली है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब ये जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल का जो एंगल बन रहा है बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और उसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। और जो रिफ्लेक्टेड रे है
और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा होता है उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं और इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम मार्क कर देते हैं यहाँ पे, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये नॉर्मल फिनोमेना होता है, ये इसके टेक्निकल टर्म्स होते हैं। ठीक है, अब देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि ये जो एंगल होता है, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाती है, दैट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, जो रे टकरा करके जा रही है और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है जिसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ये दोनों एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये जो तीन चीजें होती हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब इसका मतलब क्या होता है? ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग। अब क्या होता है कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मैं खड़ा हुआ हूँ। अब मैं यहाँ पे, ये जो लाइट रेज है ये रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ पे आई वापस। अब ये फिर से आई यहाँ पे, रिफ्लेक्ट होकर के इधर आई। अब इसकी इमेज देखिए यहाँ पे बन रही है, लेकिन क्या है कि मिरर के सामने दे आर मीटिंग एट ए पॉइंट, तो मेरी आंखों पे ये इमेज मेरे को ये दिख रही है। तो ये जो है, दिस इज कॉल्ड दी इमेज। ठीक है, जो लाइट रेज हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो मीट हो रही हैं या फिर अपीयर होगा, ऐसा लगेगा कि वो किसी एक पॉइंट से आ रही हैं। एक पॉइंट पे मीट हो रही है या फिर लगेगा कि रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट से आ रही हैं। ठीक है, तब जो दूसरा पॉइंट होता है, ये जो सेकंड पॉइंट होता है, इस पे हम लोग बोलते हैं कि इमेज बन रही होती है। दिस इज द सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इमेज है। नाउ अब इमेज जो है दो टाइप्स की होती हैं। पहली होती है रियल इमेज, जो वाकई में होती है। देन देयर इज वर्चुअल इमेज। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है या ये होती क्या क्या है, मैं आपको बताता हूं। जब लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं एक पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट पे लाइट रेज कन्वर्ज हो रही थी, तो जो मेरे आंखों में जो इमेज बनी उसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। व्हेन लाइट रेज कन्वर्ज एट ए पॉइंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि रियल इमेज बन रही है। और वर्चुअल इमेज क्या होती है? जब हमको लगता है ऐसा कि दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट। अभी हम लोग आगे और देखेंगे रिफ्लेक्शन स्फेरिकल सरफेसेस में कि, तो फिर हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। तब अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट। देन रियल इमेज जो होती है, दे कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। हम लोग जो भी मूवीज वगैरह देखते हैं वो रियल इमेजेस ही देखते हैं। ठीक है, तभी वो स्क्रीन पे आ सकती हैं। और वर्चुअल इमेज जो है, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। लास्ट थिंग, रियल इमेज जो होती है, दैट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। दैट इज ऑलवेज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के नजरिए से इन्वर्टेड होगा, या तो लैटरली इन्वर्टेड होगा या फिर हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड होगा। अभी आगे हम लोग देखेंगे कैसे होता है।
और वर्चुअल इमेज इट इज इरेक्टेड, ये सीधी होती है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब रिफ्लेक्शन के लिए जो हम लोग बहुत ही कॉमन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं आम जिंदगी में, जो हम लोग को मालूम नहीं है, एक इंस्ट्रूमेंट है, वो एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं मिरर। अब मिरर क्या है? मिरर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम लोग रिफ्लेक्शन करते हैं लाइट रेज का और चीजों को देखते हैं। अब मिरर होता क्या है? मिरर इज ए पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स all the light rays falling on it। उसके ऊपर जितनी भी लाइट रेज गिरती हैं उन सब को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। अब मिरर्स कौन कौन से होते हैं? मिरर्स भी कई टाइप के होते हैं, चलिए बताते हैं कौन कौन से होते हैं। मिरर्स दो टाइप के होते हैं, पहला होता है प्लेन मिरर, फिर होते हैं स्फेरिकल मिरर। अब प्लेन मिरर तो आप लोग जैसे नाम से ही मालूम है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। लेकिन यहां पे क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो स्फेरिकल होता है। ठीक है। और स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? अगर सी मैं ये एक स्फेयर बनाता हूं, यहां से इसको पॉलिश कर देता हूं, तो क्या हुआ? अब ये जो पोर्शन हो गया, ये जो मैं अभी दूसरी इंक से मार्क कर रहा हूं, ये सरफेस जो हो गया ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब अंदर की तरफ दबा होता है, व्हेन इट इज कर्व्ड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ दबा होता है, व्हेन इट इज कर्व्ड इनवर्ड्स, तब हम इस मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला होता है, व्हेन इट इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, तब उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। सिंपल सा डिफरेंस है, पेट दबा हुआ है तो कॉनकेव, पेट निकला हुआ है तो कॉन्वेक्स। ठीक है। चलिए अब पहले प्लेन मिरर की हम लोग बात कर लेते हैं। प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सबसे उसकी कुछ खास बातें होती हैं। सबसे पहली चीज, जो इमेज होती है दैट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज का जो साइज होता है, इमेज साइज इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। इमेज साइज इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ इमेज या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। अगर हम देखें जो हमने अभी एग्जाम्पल दिखाया था आप लोगों को, यहाँ पे देखिए ये इमेज जो है मिरर के पीछे बन रही है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज है ये। ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल बराबर है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से और इमेज का डिस्टेंस मिरर से, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये हमेशा बराबर रहेगा। और ये इरेक्ट रहेगी, जिस साइज की ये है उस साइज की ये रहेगी। ठीक है। इसी इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। रियल इमेज होती है जो हम लोग आपस में अपने आप को देखते हैं सामने, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे को देख रहे हो, या आप किसी कार को देख रहे हो या किसी और ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो आपके आंखों पे जो इमेज बन रही है वो रियल इमेज होती है। ठीक है। ये वर्चुअल इमेज हुई। चौथी बात, इमेज जो होती है दैट इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड मतलब ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट होगा वो इमेज का राइट होगा और ऑब्जेक्ट का जो राइट होगा वो इमेज का लेफ्ट होगा। मिरर में जब आप देखते हो अपने आप को तो ऐसा ही होता है, आपका राइट जो होता है वो इमेज का लेफ्ट हैंड होता है। ठीक है। चलिए अब स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स में क्या होता है।
ओके, अब ये मैंने कुछ फिगर्स बना करके रखे हुए हैं स्फेरिकल मिरर्स के, ठीक है। ये है सामने आपके, ये कॉनकेव मिरर है, क्यों? क्योंकि इसका पेट जो है अंदर की तरफ दबा हुआ है। और ये नीचे जो है ये कॉन्वेक्स मिरर है, क्यों? क्योंकि इसका पेट निकला हुआ है, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ दबा हुआ है और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, राइट। अब बच्चों एक चीज देखिए कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये भी किसी ना किसी सर्किल का पार्ट है, चाहे वो सर्कल छोटा हो या चाहे बड़ा हो। आप कोई भी स्फेरिकल मिरर देखोगे तो वो किसी ना किसी सर्कल का पार्ट ही होगा, ठीक है। उसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो भी किसी ना किसी सर्कल का ही पार्ट होता है। तो इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं स्फेरिकल मिरर के, जो अगर आप ये चीज नहीं समझ पाए तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा आपको समझने के लिए, ठीक है। अब ये एक सर्किल था, उसमें से हमने एक पार्ट ले लिया जिसको हम लोग मिरर बोलते हैं। एक बार हमने उसको अंदर की तरफ पॉलिश कर लिया तो वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और एक बार उसको हमने बाहर की तरफ पॉलिश कर लिया तो वो कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करने लगा, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको रब कर देता हूं ताकि हम लोग को अब आगे समझने में आसानी हो, और इसकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मेरे सामने ये कॉनकेव मिरर है। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म और सबसे पहला टर्म जो उसमें होता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है स्टूडेंट्स? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो ये सर्किल था जिसका ये स्फेरिकल मिरर पार्ट है, उसके सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और इसको हम लोग कैपिटल सी से मार्क करते हैं, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अगर आपको कोई भी फिगर नजर आए जिसमें कैपिटल सी बना हो स्फेरिकल मिरर के सामने, उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर ही मानेंगे, ठीक है। दूसरा टर्म जो होता है, मैं यहां पे लिखता भी जा रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, कॉन्वेक्स मिरर तो रह गया। अब ये कॉन्वेक्स मिरर है, अब इसका सर्किल यहां पे था तो इसका सेंटर कहां पे होगा? यहां पे। इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने सी से इसको मार्क कर दिया। दूसरा टर्म होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये क्या होता है? अब ये जो सर्किल था जिसका ये स्फेरिकल मिरर पार्ट था, जो हमने निकाल लिया और बाहर की तरफ पॉलिश कर लिया, इस सर्किल का जो रेडियस होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस यहां फ्रॉम हेयर टू दिस पॉइंट, दिस डिस्टेंस इज नोन एट, यानी कि सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, और स्फेरिकल मिरर के में हम लोग इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, राइट। यहां पे ये डिस्टेंस हो जाएगा, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। फिर इसके बाद जो होता है पोल। पोल क्या होता है बच्चों? पोल जो होता है, जो मिड, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो भी हमारे पास सरफेस है जिसके ऊपर लाइट्स को हम लोग रिफ्लेक्ट कराते हैं, इसका जो सेंटर का पॉइंट होता है या मिडिल पॉइंट होता है उसको हम लोग पोल बोलते हैं, और मैं इसको कैपिटल पी से मार्क करता हूं, कैपिटल पी से ही मार्क किया जाता है, पी इज इक्वल्स टू पोल, और ये सेंटर है, ठीक है। मैं यहां पे भी इसको पी से मार्क कर दे रहा हूं। फिर प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइन जो ज्वाइन करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट, हमारी इमेज, जितना भी सब जो खेल होता है वो सब प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होता है। तो मैंने ये पूरी जो लाइन बनाई है इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, और मैं इसको यहाँ पे ऐसे मार्क कर देता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये प्रिंसिपल एक्सिस ही लिखा होता है क्वेश्चंस में भी, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। फिर इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसको बोलते हैं अपर्चर। अब अपर्चर क्या होता है? अगर मैं इसको स्फेरिकल सरफेस को, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको मार्क कर दूं ए और बी, तो ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस जो है, अगर मैं इसको मेजर करूं, यानी कि अभी मैं जो मार्क कर रहा हूं पेंसिल से, ये जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है स्फेरिकल मिरर की, इसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर। या फिर आप ये बोल सकते हो कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका डायमीटर, सर्किल का डायमीटर नहीं, सर्किल का डायमीटर नहीं, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मेरे पास, इसका डायमीटर जो है उसको हम लोग अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। और इसको
इसका कोई शॉर्ट टर्म नहीं है, इसको हम अपर्चर ही बोलते हैं, राइट। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसको हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल फोकस। अब ये क्या होता है बच्चों? प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रेज आती हैं वो उस प्रिंसिपल फोकस जो पॉइंट है वहां से होकर के गुजरती है। अगर मैं बताऊं, मान लेते हैं कि एक लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के कैसे जाएगी? अगर मैं आपको बताऊं कि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ आएगी तो ऐसे ही जाएगी, अगर यहाँ पे आएगी, अगर ऐसे आएगी तो ये रिफ्लेक्ट होकर के नीचे ही जाएगी, ना सीधे वापस नहीं जाएगी और ऊपर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, स्लैंट है, ऐसे है। अगर कोई चीज़ यहाँ से टकराएगी तो ये ऐसे नीचे जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। तो जितनी भी लाइट रेज आती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर के जिस पॉइंट से गुजरती हैं उसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। और अगर जो ये सर्किल है, ये जो स्फेरिकल मिरर है हमारे पास, ये बहुत छोटे साइज का होता है, तब नॉर्मली जो ये प्रिंसिपल फोकस होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीच में होता है। इसको हम लोग कैपिटल एफ से मार्क करते हैं, बिल्कुल बीच में होता है अगर ये स्फेरिकल मिरर छोटा होता है तो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज इक्वल टू 2f, हम ऐसा बोल सकते हैं। अगर मैं फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करूं, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f, या फिर फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। इसको याद रखिएगा, ये आगे कई जगह पे काम आएगा, ठीक है। और सेम चीज कॉन्वेक्स मिरर के साथ भी है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं जो मैंने यहां पे ही आपको बताया टर्म, ये स्मॉल f, ये क्या होता है? इसको कहते हैं फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस है पोल से उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, और इसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। इसको कहीं डायग्राम में मार्क नहीं करना होता है, अगर मार्क करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे ये लीजिए, ये हो गया स्मॉल f। अगर यहाँ पे मार्क करना चाहें तो ये लीजिए, ये हो गया स्मॉल f। डिस्टेंस पोल और फोकस के बीच में, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में का डिस्टेंस होता है उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। अब जब लाइट रे इसको स्ट्राइक करती है तब क्या होता है? तो इसके बेसिस पे 4 चीजें होती हैं, मैं बताता हूं आपको एक एक करके। ये कॉन्केव मिरर बना लेता हूं और ये एक कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। अब जब क्या होता है बच्चों, जब व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब लाइट रेज इन दोनों स्फेरिकल मिरर के जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल स्ट्राइक करती हैं तब क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये मेरा हो गया फोकल पॉइंट, यहाँ प्रिंसिपल फोकस, जैसे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकल पॉइंट और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये एक लाइट रे आई जो कि पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ पे स्ट्राइक करेगी और प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरेगी, यही एक रूल है। अगर कोई भी लाइट रे जब वो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकल पॉइंट से ही होकर के गुजरेगी, चाहे वो कहीं से भी आए। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो प्रिंसिपल फोकस से ही होकर के गुजरेगी। सेम थिंग विद कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस होता है, मतलब अगर यहां पे आएगी तो ये ऐसे जाएगी रिफ्लेक्ट होकर के और लगेगा हमको कि वो कहां से आ रही है, फोकस से। ये ऐसे आई, ऐसे चली गई और अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, चाहे कहीं से भी आए, यहां से आई, यहां से रिफ्लेक्ट होकर चली गई, अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस।
ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज होती है वो मिरर के पीछे ही बनती है। अभी हम लोग आगे देखेंगे जब इमेज फॉर्मेशन होगा तो, ठीक है। ये तो हो गई पहली कंडीशन, व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दे गो थ्रू फोकस या फिर फोकल पॉइंट या फिर प्रिंसिपल फोकस, कुछ भी बोल सकते हो आप। ये तो हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होता है, फिर से बनाना पड़ेगा दोनों मिरर्स। चलिए बनाते हैं। ओके, ये हो गए दो मिरर्स, ये हो गया फोकल पॉइंट, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकल पॉइंट, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कंडीशन ये है कि जो लाइट रेज आ रही हैं वो प्रिंसिपल फोकस के थ्रू होकर के आ रही हैं। अभी क्या था, पैरेलल आ रही थी। अब जो भी लाइट रे आ रही है वो प्रिंसिपल फोकस के थ्रू आ रही है, यानी कि कोई भी एक लाइट रे आई ऐसे आ रही है, प्रिंसिपल फोकस के थ्रू होकर के आ रही है। तो बच्चों क्या होता है, कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जब बाउंस बैक होती है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, चाहे वो कहीं से भी आ रही हो। कहीं से भी आ रही हो, अगर प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जब जाएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। देख लेते हैं। अब ये एक लाइट रे आ रही है जो विच इज अपीयरिंग टू बी कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, तो ये जब आफ्टर रिफ्लेक्शन जाएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, चाहे कहीं से भी आए। अगर ये इस तरीके से आ रही है, अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही जाएगी, ठीक है। तो रेज कमिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन go parallel to principal axis, ठीक है। थर्ड कंडीशन देखते हैं। मैंने बताया था ना 4 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन, जब लाइट रेज पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू फोकस गई, और जब दे आर कमिंग थ्रू फोकस, फोकस से आ रही हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी। थर्ड कंडीशन, ये बहुत ही इजी है, इसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये मान लेते हैं फोकस है, ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका फोकस और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब कोई भी एक लाइट रे विच इज इंसिडेंट, कोई भी एक इंसिडेंट रे, इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली टू प्रिंसिपल एक्सिस towards the pole follows the laws of reflection। अब ये क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए कोई एक इंसिडेंट रे है, कोई भी एक लाइट रे है, वो पोल पे सीधा आकर के गिरी, तो जब वो पोल पे आकर के गिरेगी तब प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो नॉर्मल बन जाएगा, और ये जो नॉर्मल, ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, जो जनरल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, तो उनको फॉलो करेगी। यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मैंने आपको बताया प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो नॉर्मल बन जाएगा, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसी के बराबर ही हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों बराबर होंगे, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। हमारा पोल जो है
यहाँ पे है, अगर इस पे कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है ऑब्लिक्यूली, ऑब्लिक्यूली मतलब सीधी डायरेक्ट नहीं, किसी ना किसी एंगल पे, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ है, जीरो नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ ना कुछ है, तो वो जब पोल पे स्ट्राइक करेगी तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसी एंगल पे ही रिफ्लेक्टेड रे बाहर जाएगी स्ट्राइक होने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद। और कॉन्वेक्स मिरर के साथ भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल सेम। ये पोल है, यहाँ पे एक लाइट रे इंसिडेंट हुई तो प्रिंसिपल एक्सिस हमारा जो है नॉर्मल बन गया और ये ऐसे निकल गई, ये स्ट्राइक हुई, ये रिफ्लेक्शन पे निकल गई, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे। ये तीसरी चीज होती है, तीसरा केस होता है, ठीक है। अब लास्ट केस, जब कोई भी एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आती है तब क्या होता है, ये भी बहुत इजी है समझना। ये प्रिंसिपल फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बच्चों देखो, कोई भी एक लाइट रे अगर आती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस रास्ते से आई होती है उसी रास्ते से वापस चली जाती है, यानी कि इस रास्ते से आई इसी रास्ते से वापस चली जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ये लाइट रे स्ट्राइक करती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के स्ट्राइकिंग पॉइंट के बीच में ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव करने लगता है। कोई भी ऐसे लाइट रे आई, सीधा स्ट्राइक करी 90 डिग्री पे तो 90 डिग्री पे वापस चली जाएगी। कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, कोई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, सब कुछ 0 0 है, जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते वापस चले गए। अगर यहाँ पे आए, ये ऐसे आया, लाइट रे ऐसे स्ट्राइक करी, पीछे हम देखते हैं तो ये क्या है लाइन, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो ये वापस इसी रास्ते चली जाएगी। क्योंकि ये भी एक ऐसे प्लेन मिरर बिहेव करेगा जिसपे कोई भी लाइट रे 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही है, ये 90 डिग्री है, इस रास्ते आएगी इसी रास्ते वापस चली जाएगी। ठीक है, तो ये 4 चीजें होती हैं जब लाइट रे स्ट्राइक करती है स्फेरिकल मिरर्स को। अब ये जो 4 कंडीशंस थी इनको यूज करके हम लोग देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन जो होता है इन स्फेरिकल मिरर्स में वो कैसे होता है। ओके, अब मैंने कुछ फिगर्स बना के रखे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर का देखेंगे। इसमें 6 कंडीशंस होती है। क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, ऐसा डिस्टेंस जिसको हम लोग मेजर ही नहीं कर सकते, बहुत दूर पे है, बहुत दूर पे है। मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये है, बहुत दूर है, इसको डिस्टेंस मेजर ही नहीं करना है। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। मैं ये जो लाइट रे है इसको बनाऊंगा, इसका पाथ बनाऊंगा, आप लोग समझिएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारी जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है और उसका नेचर क्या है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लाइट रे हमेशा एक उसके टॉप से, और जो ऑब्जेक्ट है उसके टॉप से और उसके बॉटम से 2 लाइट रेज निकालेंगे हमेशा। देखिए कैसे, एक लाइट रे यहाँ से आएगी जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अब जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को स्ट्राइक करती है उसके साथ क्या होता है, हम लोग को मालूम है कि वो प्रिंसिपल फोकस के थ्रू निकल जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, और दूसरी लाइट रे यहां से आएगी, ये भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे गई स्ट्राइक किया, पैरेलल है तो क्या होगा, थ्रू प्रिंसिपल फोकस ये निकल जाएगी। ठीक है, तो जहां पे ये दोनों लाइट रेज मीट कर रही हैं यहां पे हमारी इमेज बनेगी। हम पढ़ चुके हैं कि जहां जिस पॉइंट पे लाइट रेज मीट करती हैं वहां पे इमेज बनती है। तो इमेज की हमारी पोजीशन क्या है, यहाँ पे इमेज की पोजीशन है एट फोकस। इमेज पोजीशन इज एट फोकस। और नेचर कैसा है, कैसा दिख रहा है हमको इमेज? इमेज जो है हमको रियल दिखेगी। क्योंकि मिरर के सामने बनी है। दूसरा, इट विल बी इन्वर्टेड, उल्टी होगी। और थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन साइज, यानी कि बहुत छोटी, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन साइज। देखो ना, पॉइंट पे इमेज बन रही है तो बहुत छोटी होगी ना,
ये कब होगा? जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है। ठीक है। दूसरी कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इन्फिनिटी मतलब एक ऐसे डिस्टेंस पे जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेकिन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज़्यादा है डिस्टेंस। तो मान लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ओके, तो मान लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर नहीं है, बहुत पास में है, इन्फिनिटी पे नहीं है। तो एक लाइट रे इसके टॉप से निकलेगी जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, और हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी लाइट रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से निकल जाती है, राइट। ठीक है, और दूसरी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस के थ्रू निकलेगी, और जब जो भी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस के थ्रू जाती है उसका क्या होता है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वापस चली जाती है रिफ्लेक्शन के बाद, ये ऐसे चली जाएगी। अब ये दोनों लाइट रेस कहाँ पे मीट हो रही हैं? इस पॉइंट पे मीट हो रही हैं, तो यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी, यहाँ पे हमारी ये इमेज बन गई। अगर मैं इसको नाम दे दूं कि ये ए बी एक ऑब्जेक्ट है, तो जो इमेज बनेगी वो बनेगी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इन्वर्टेड, उल्टी बनी है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है दैट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, इसको बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। और इमेज जो बनी है हमारी उसकी पोजीशन क्या है? इमेज की पोजीशन है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। और नेचर ऑफ इमेज कैसा है? द नेचर ऑफ इमेज है रियल, क्योंकि मिरर के सामने बन रही है। देख लो आपके लोगों के सामने उल्टी है, तो इसको हम लिख सकते हैं इन्वर्टेड है। ठीक है, और डिमिनिश्ड इन साइज, छोटी है, बिल्कुल छोटी नहीं है, इतनी छोटी नहीं है कि हमको एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन साइज लिखना पड़े, लेकिन हाँ छोटी है, डिमिनिश्ड इन साइज। ठीक है। तीसरी कंडीशन, जब हमारा ऑब्जेक्ट, देखो बच्चों इसमें खास चीज है, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे तो इमेज का जो साइज है वो बड़ा होता जाएगा और इमेज जो है वो पोल से दूर होती जाएगी, ये चीज है। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज बहुत छोटी थी और बन रही थी प्रिंसिपल फोकस पे। जब हमारी इमेज पास में आ गई, इन्फिनिटी पे नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है, तब हमारी इमेज थोड़ी सी बड़ी हो गई और इमेज खिसक आई, प्रिंसिपल फोकस बनी थी, अब वो खिसक आई इधर लेफ्ट साइड में। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तब क्या होगा। ये लाइट रे एक पैरेलल जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस के थ्रू जाएगी। ठीक है, और एक रे प्रिंसिपल फोकस के थ्रू जाएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरीके से जाएगी। तो ये मेरा फिगर थोड़ा ठीक नहीं बना है, तो जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे कहीं पे बनेगी। ठीक है, ये अगर ये है ए बी ऑब्जेक्ट तो हमारी जो इमेज बनेगी दैट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज पोजीशन विल बी ऑल्सो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड नेचर विल बी रियल, इन्वर्टेड and equal to the size of object। ठीक है, चौथी कंडीशन, हम और पास कर देते हैं ऑब्जेक्ट को, पहले इन्फिनिटी पे था, फिर पास में आया, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया, अब हम इस यहां पे कर देते हैं ऑब्जेक्ट को। क्या होगा? एक लाइट रे ऐसे आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस के थ्रू गई, और दूसरी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस के थ्रू गई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल गई, तो हमारी इमेज पैरेलल टू ये ऐसे जाएगी। तो हमारी जो इमेज बनी जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं, यहाँ पे बनी हमारी इमेज। ठीक है, दिस इज ए बी एंड दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट बी। इसको छोड़ दो, ये नहीं है,
ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, पोजीशन ऑफ इमेज इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनी है, राइट। एंड नेचर रियल, इन्वर्टेड एंड बिगर देन या मैग्नीफाइड, बिगर देन ऑब्जेक्ट इन साइज। पांचवी कंडीशन, हम ऑब्जेक्ट को और पास कर देते हैं, हम ऑब्जेक्ट को कर देते हैं प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट को कर दिया एट प्रिंसिपल फोकस, तो एक लाइट रे ऐसे आई, चली गई थ्रू प्रिंसिपल फोकस। अब यहां पे तो देखो ये प्रिंसिपल फोकस के थ्रू दूसरी लाइट रे नहीं जा सकती है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, हम ये मानते हैं कि ये जो लाइट रे है ये थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये गई ऐसे, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आती है वो उसी रास्ते से वापस भी चली जाती है, तो ये ऐसे चली जाएगी वापस इस तरीके से। ऑब्जेक्ट और पास आया तो इमेज और दूर बनती चली गई। अब ये देखो ये जो इमेज जा रही है दिस इज टूवर्ड्स इन्फिनिटी, क्यों, क्योंकि ये कहीं मीट ही नहीं होगा, ये बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, कहीं मीट नहीं होगा। तो जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट एफ देन पोजीशन ऑफ इमेज इज एट इन्फिनिटी। देखो बच्चों उल्टा हो रहा है, जैसे जैसे जो हम लोग कंडीशन सबसे पहले थी, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था तो इमेज हमारी प्रिंसिपल फोकस पे बनी थी। अब जब ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल फोकस पे है तो इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बन रही है, और इसका नेचर क्या है, इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड का मतलब बहुत बड़ी साइज में, राइट। लास्ट कंडीशन, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होता है, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, तब क्या होगा, चलिए देखते हैं। एक लाइट रे जैसे गई, यहाँ स्ट्राइक किया, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस के थ्रू जाएगी। दूसरी लाइट रे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी रास्ते से ऐसे गई और इसी रास्ते से वापस आ जाएगी। और बिहाइंड द मिरर ये दोनों लाइट रेज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मीट होगा, तो हमारी जो इमेज बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है तो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसमें पोजीशन ऑफ इमेज क्या होती है, पोजीशन ऑफ इमेज विल बी बिहाइंड द मिरर। एंड नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल है क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है, सीधी बिल्कुल है तो इरेक्टेड हो गई, और मैग्नीफाइड, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड नहीं है, ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। ये तो 6 कंडीशंस हो गई कॉनकेव मिरर की। ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा इमेज दूर होती जाएगी और बड़ी होती जाएगी। ओके बच्चों, अब कॉन्वेक्स मिरर में देख लेते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इसमें केवल 2 कंडीशंस होती हैं, 2 कंडीशंस इसलिए क्यों, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों जो है वो मिरर के पीछे होता है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये है, ये हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड जो होता है वो मिरर बिहाइंड द मिरर होता है हमेशा, ठीक है। अब इसमें कौन सी 2 कंडीशंस होती हैं हम लोग देख लेते हैं। एक होता है जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है, और दूसरा है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है, नज़दीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक भी नहीं, हाँ, लेकिन इन्फिनिटी पे नहीं है और इन्फिनिटी पे है। तो पहली कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तब क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब ये एक यहाँ से इंसिडेंट रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये ऐसे निकल जाएगी, अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। दूसरी लाइट रे ऐसे आएगी और अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस ऐसे रिफ्लेक्ट होके निकल जाएगी। यही थी ना कंडीशन जो रिफ्लेक्शन की थी, कोई भी लाइट रे कॉन्वेक्स मिरर पे पड़ेगी
तो प्रिंसिपल फोकस पे ही जाएगी अगर वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है तो अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस होता है। ठीक है, तो हमारा जो इमेज रेज हैं यहाँ पे मीट कर रही हैं, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? एट प्रिंसिपल फोकस, नेचर, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, सॉरी एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, डिमिनिश्ड। ठीक है, दूसरी कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे नहीं है, थोड़ा सा पास में है, तब क्या होगा? एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक करेगी, अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे चली जाएगी। ठीक है, दूसरी लाइट रे विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, तो जैसे आएगी वैसे ही वापस चली जाएगी, एंड अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। तो कहाँ पे मीट कर रही है? यहाँ पे। अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, तो हमारी इमेज बनेगी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, नेचर, मिरर के पीछे है तो वर्चुअल हो गया, सीधी खड़ी हुई है बिल्कुल तो इरेक्ट हुआ, एंड डिमिनिश्ड इन साइज, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ ऑब्जेक्ट से छोटी है। ठीक है, तो ये तो हो गया कंडीशंस, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है स्फेरिकल मिरर्स में, कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों में, राइट। अब जो न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे बच्चों, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम लोग को फॉलो करना होता है। वो रूल्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। मैं कॉन्केव मिरर बना लेता हूँ जिससे आप लोगों को बताने में आसानी रहेगी। ये कॉन्केव मिरर हो गया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो गया जिसको हम बोलते हैं ए बी। ओके, तो पहला रूल बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लीजिए आप लोग के न्यूमेरिकल्स के लिए। पहला रूल, ऑब्जेक्ट जो होता है वो उसको हम लोग जो है मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करते हैं। ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में ही प्लेस करेंगे। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको हम लोग एज ए एक्स एक्सिस ट्रीट करते हैं। अभी दूसरा जब मैं आपको बताऊं तो उसमें मान लीजिए कि प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग एज ए एक्स एक्सिस ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस होगा, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। जितने भी डिस्टेंस लेफ्ट साइड पे होते हैं हमारे, जितने भी डिस्टेंस होंगे, चाहे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस हो चाहे इमेज का डिस्टेंस हो, मान लेते हैं इसकी इमेज यहाँ पे बन रही है, दिस इज ए बी एंड दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे जो भी डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे मिरर के लेफ्ट साइड में, वो उसको हमेशा न्यूमेरिकल करते हुए हम लोग नेगेटिव में लिखेंगे, चाहे जितना भी डिस्टेंस हो, चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। डिस्टेंसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, और राइट हैंड साइड पे जितने भी डिस्टेंसेस होंगे उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, नंबर 3, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जितने भी डिस्टेंस होते हैं उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, यानी कि ये जो हमारा इमेज की जो साइज है, देखो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी आगे बात करूँगा डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज, तब वहाँ पे ये सब चीज़ें काम आएगी। तो एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ जो भी हम डिस्टेंस लेंगे, जो भी मेजरमेंट्स लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव में आएगी, और एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ जो भी डिस्टेंसेस आएंगे वो हमेशा नेगेटिव में ही हम लोग लिखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। ठीक है, ध्यान रखिएगा हमेशा। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए, फोकल लेंथ जो होती है कॉन्केव मिरर की कहाँ पे होती है? इस तरफ होती है कहीं पे,
रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सब इसी तरफ होता है, प्रिंसिपल फोकस इसी तरफ होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो नेगेटिव लेंगे। तो फोकल लेंथ जो कॉन्केव मिरर की होती है वो हमेशा नेगेटिव में होती है। तो अगर आपका आंसर नेगेटिव में आए तो परेशान नहीं होइएगा, वो कॉन्केव मिरर होता है। कई बार क्वेश्चंस में ऐसा होता है, बोला आपसे फाइंड पूछा जाता है कि बताइए ये मिरर कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है। तो आप फोकल लेंथ को कैलकुलेट करोगे, अगर आंसर पॉजिटिव में आता है तो वो कॉन्वेक्स मिरर है, अगर आंसर नेगेटिव में आता है तो वो कॉन्केव मिरर है। क्यों? क्योंकि कॉन्केव मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे जितने डिस्टेंसेस होते हैं वो हम लोग न्यूमेरिकल्स में नेगेटिव में लेते हैं। और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि वो राइट हैंड साइड पे होती है। ठीक है। फिर लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब ये एक मिरर फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन आप लोग के सिलेबस में नहीं है इस बार। अगर मैं मान लूं कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज स्मॉल यू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो पोल से है उसको हम लोग स्मॉल यू बोलते हैं। एंड द डिस्टेंस, यहां पे लिख देता हूं, इफ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल इज v, स्मॉल v से डिनोट करते हैं हम लोग डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल को, एंड f इज द फोकल लेंथ, देन तब जो मिरर फॉर्मूला होता है वो ये कहता है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। और इसमें जो भी साइन कन्वेंशन मैंने आप लोगों को बताए हैं उसको हम लोग यूज करेंगे। अगर कोई दिया हुआ है कि कॉन्केव मिरर है और उसका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u होता है, यहाँ पे 1/-10 लेंगे। अगर कहता है कि उसकी इमेज जो बनती है वो मिरर के सामने बनती है और उसकी जो डिस्टेंस होता है पोल से वो 5 सेंटीमीटर होता है, तो हम लोग v की जगह पे -5 लिखेंगे। ठीक है, तभी हम उसी को देख करके हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से। अब लास्ट चीज आपको बता देता हूं इस चैप्टर की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं ना, देखा होगा ना आपने, छोटा सा शीशा हाथ देखने वाला जो पंडित लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। वो क्या करता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाता है उसको बड़ा करके बनाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन को हम लोग सामान्यतः नॉर्मली स्मॉल m से लिखते हैं। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? हाइट ऑफ इमेज, यानी कि अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, hi अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इमेज डिस्टेंस जो है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है उसको हम लोग जो कार्टेशियन साइन है उसी की तरह यूज करेंगे। अगर मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे है तो नेगेटिव में, या अगर राइट हैंड साइड में है तो पॉजिटिव में, उसी को ही फॉलो करके हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। अब ये मैग्निफिकेशन हम लोग और भी कई चीज़ों को पता लगा सकते हैं, जैसे कौन सी चीज़ें, इमेज से रिलेटेड कई चीज़ों को पता लगा सकते हैं कि इमेज कैसी होगी, उसका साइज क्या होगा। अब देखिए कैसे, जब मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू 1 व्हेन m इज इक्वल्स टू 1, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, यही होता है ना। तो जब ये m इज इक्वल्स टू 1, कई क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आपको m इज इक्वल्स टू 1 दिया होगा, आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया होगा और आपको फाइंड करना होगा हाइट ऑफ इमेज। तो भैया सीधी सी बात है, जब m इज इक्वल्स टू 1 होगा तब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और व्हेन m इज लेस देन 1 देन
हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन या स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और जब m इज ग्रेटर देन 1 देन हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये न्यूमेरिकल्स में आपके बहुत काम आएगा अगर आपको ये याद होगा तो। इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है, बस केवल ध्यान रखिए m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर ये m इज ग्रेटर देन 1, अगर m 1 से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, और न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा होगी। देखिए जब m 1 से ज़्यादा है तो न्यूमरेटर बड़ा होगा, और जब m जब 1 से कम है तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, बस सिंपल सा। फिर साइंस क्या बताते हैं, जो मैग्निफिकेशन जो हम लोग को दिया होता है या निकालते हैं हम लोग, कैलकुलेट करते हैं, इसके साइंस क्या कहते हैं। व्हेन m इज नेगेटिव, जब m नेगेटिव में निकलता है हमारा, देन इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इसको ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन m इज पॉजिटिव देन इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ये बहुत काम आएगा आप लोगों के न्यूमेरिकल्स में, इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, इसको समझना छोड़ दीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। इसको तो आप खैर समझ सकते हैं, मैग्निफिकेशन इसको जो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो उसका मतलब डिनोमिनेटर छोटा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा, ऐसे समझ सकते हैं, इसको याद कर लीजिए। When m is negative, image is real and inverted. When m is positive, image is virtual and erect. ठीक है, आई होप मैंने आप लोग के डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे इस एक्सप्लेनेशन में, इस चैप्टर के। अगर कोई डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट्स में बताइएगा, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, आप लोग को लगता है आप लोग के फ्रेंड्स, आप लोग के स्टूडेंट्स के ग्रुप जो भी होते हैं, इसको शेयर करिए, दूसरे लोगों की भी मदद करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।